अब ये सवाल तो तुम्हारे लिए ठीक था, इजी था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। अब जरा एक बार सोच के देखो कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। क्वेश्चन हमारा ये हो जाता कि इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, जो कि यूनिफॉर्म है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जो ये फील्ड है, फील्ड का रीजन दे दिया जाता है, दो तरीके का रीजन। एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x दे देता है फॉर एग्जाम्पल, और ये डिस्टेंस कितना देता है बेटा, y दे देता है। और कोई भी जो चार्ज है वो जस्ट y से यहाँ v वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है या u वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है। हेलो, स्क्रीन रुक गई थी थोड़ा सा। हमने कहा क्या चार्ज कौन सा था, प्लस q था, और वो u वेलोसिटी से यहाँ पर माइनस क्यू ले लेते हैं, उन्हें नीचे नहीं है। ठीक, अब यहाँ u वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री मार रहा है। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। ओके, अब ऐसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कैसा सिचुएशन यहाँ पर। द थिंग इज कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका मास m है, ठीक। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या आती है, QE/m थी। बोलो, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। तो ये सिचुएशन कुछ बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसे एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट h से u वेलोसिटी से मूव करता है, और u वेलोसिटी से मूव करता है जिस पर एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करता है। तो उसका मोशन कैसा होता है, ऐसा होता है, पैराबोलिक पाथ। तो जरा सोच के देखो, यहाँ पर ये जो एक्सीलरेशन है, क्या इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा? इस रीजन में, एक्स रीजन में, क्या ये हमेशा डाउनवर्ड ही रहने वाला है? बोलो। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग टू द फील्ड, और फील्ड हमेशा यहाँ से यहाँ तक कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फील्ड अगर डाउनवर्ड रीजन में है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। अग्री करते हो? लेकिन अभी यही चीज एक जगह बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है इस पर लगने वाले फोर्स के, तो ऐसे केस में इसका मोशन तो सर सर्कुलर होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर रखना बेटा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है, नो डाउट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बट कंडीशन क्या है, ऑलवेज, हमेशा इसको क्या होना पड़ेगा भैया, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी तो बदलेगा, बट स्टिल एट दिस पोजीशन द एक्सेलरेशन विल बी सेम इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मींस एट ऑल द पॉइंट द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो इफ द एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंपली वी कैन से कि दिस विल मेक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, और दिस विल फॉर्म अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ कैसा बना रहा है भाई, पैराबोलिक पाथ बना रहा है। तो चलो इस पैराबोलिक पाथ की कहानी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे लिए आसान हो गया, पैराबोला अगर हमने पढ़ लिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया यार। बस केवल और केवल क्या होता है, जो तुम लोग इनिशियली पढ़ते थे जी की जगह पर, वही क्या हो जाता है यहाँ पर, जी की जगह हो जाएगा ए हो जाएगा, ए की वैल्यू एफ QE/m हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक x डायरेक्शनल मोशन है और साथ ही साथ क्या है बेटा, y डायरेक्शनल मोशन। अगर मैं x डायरेक्शनल मोशन की बात करता हूँ तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, वो तो u है। इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ओके, सो इट मींस इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वेलोसिटी
क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म. मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म. बट इफ यू विल टॉक अबाउट वाई डायरेक्शन, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, 0. बताओ, कोई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है नहीं, इट इज समथिंग लाइक फ्री फॉल. इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यस, दैट इज QE अपॉन m. क्या इसके लिए मुझे कोई पूछेगा सर ये कहाँ से आया, सबको पता है ना कहाँ से आया. ओके, नाउ हमने कहा कि यहाँ पर अगर ये जो है टोटल हाइट h है, तो यहाँ तक फॉल करने में एक तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, और एक टाइम t लगाएगा. t को हम फ्लाई टाइम ऑफ फ्लाई भी कह सकते हैं. तो हमें टाइम t अगर निकालना हो, है ना, तो कैसे टाइम t निकाला जाए. तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, h होगा. मुझे u पता है, a पता है, s पता है, क्या निकालना है बेटा, t निकालना है. क्या हम निकाल सकते हैं t? क्या हम वर्टिकल डायरेक्शन में y vy निकाल सकते हैं कि जब ये यहाँ टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा. बिल्कुल निकाल सकते हैं. और यहाँ पर vx जो होगा वो तो चेंज ही नहीं होगा, u ही होगा, ये vy होगा. vy कितना होगा भाई, अंडर रूट 2as, आई थिंक यही आएगा, बोलो. 2a की जगह हो जाएगा QE अपॉन m और इंटू h हो जाएगा. ये बेटा समझ पाया कि नहीं समझ पाया. कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल करा दी जाती है तो नीचे गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2gs होती है ना. ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी. और x डायरेक्शन में तो कभी कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, जब वो नीचे हिट करेगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, v नेट, वेरी गुड, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस v. अगर तुमसे पूछे तो बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा जब टकराएगा, ये देखो vy और डिवाइडेड बाई, यानी कि tan थीटा. अगर आपको कोई पूछ ले तो आप कहोगे सर vy बाई vx. सिंपल है ना यार, बोलो. बोलो. देखो नो डाउट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर जनरल फॉर्म से लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या ले जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ऐसे केस में एच वी को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, है ना. तो जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इन y डायरेक्शन, तो v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू u डायरेक्शन में y क्या है, uy 0 है, और प्लस 2 a की वैल्यू कैसे लोगे, माइनस QE अपॉन m, और इनटू हाइट क्या होगा, माइनस h. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा. बोलो 2QEH अपॉन m. So this is the answer. Okay. Coming to the point, अब हमारे पास यहाँ पर आगे की किस एंगल से टकराएगा ये भी मुझे पता चल गया. टाइम ऑफ फ्लाई मुझे पता करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाई कैसे निकाल सकते हो, v पता है, u पता है, s पता है, कुछ भी निकाल लो. तो s इज इक्वल टू ut हाफ g का मतलब क्या हो गया, a, यानी कि QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर. So t must have a value that is 2hm upon QE under root. So this is what the time of flight. कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, ठीक है. और साथ ही साथ आप क्या निकाल सकते हो, ये रेंज निकाल सकते हो, r की वैल्यू. r must be equal to what, u into t, that is r must be equal to u into under root 2hm upon QE. ये बेटा सिंपल समझ में आ गया सारा सवाल. बोलो. अभी देखो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ मैं से. हटाओ इसे, नोट कर लो अगर करना हो तो. जरा पानी पी लो. कोई ऐसा नहीं है जहाँ से सारे चीज़ें मिल सके, कोई ऐसा नहीं खुद बनाया जाएगा. हाँ, सब कुछ खुद कर लेते हैं. बेटा नोट हो गया भाई.
चलो अब हम इस सवाल पर आते हैं जो हमारे पास सवाल दिखता है। इसकी एनालिसिस कर ली जाए क्या थोड़ी सी? चलो एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। एनालिसिस कहता है क्या कि हम लोग जरा कुछ चीज़ें ध्यान से यहाँ पर जरा देखें कि यार देख वी वाई जो दिया हुआ है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो हमारे पास एक वेलोसिटी है कि मतलब जब ये निकलेगा तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस पे होगी, जिसका Q और M का रेशियो क्या हो, जितना ज़्यादा होगा, Q बाई M का रेशियो जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी y डायरेक्शनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर वी वाई की बात कर ली। एक एनालिसिस में ये कहती है कि द पार्टिकल हैविंग ग्रेटर Q अपॉन M रेशियो will have the greater velocity in y direction or greater velocity when it will eject from the electric field. Similarly, which will come out fast or easily, कौन जल्दी आ जाएगा, तो T क्या है, अंडर रूट M अपॉन Q, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q अपॉन M। जिसका चार्ज मास रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उस फील्ड से बाहर आने के लिए। समझ पाए? तो ये दो एनालिसिस आपको ज़रूरी है समझना, है ना। इन दोनों एनालिसिस को देख लो, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे सामने जो सवाल दिया गया, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाना था, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको। अब जो सवाल दिया गया उस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 मिलीमीटर इन ट्रांसवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना डिटरमाइन बाय E अपॉन M रेशियो। आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है, नेगेटिव, है ना। तो इस पर ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से ऐसे जा रहा था, और कह रहा है क्या इनिशियल वेलोसिटी और 2 पॉइंट यानी कि 2 mm ट्रांसवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। मतलब अगर इस डायरेक्शन में 1 mm का डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करने के लिए 1 mm का ये ट्रैवल करता है, तो ऐसे टाइम पर उसका जो इस y डायरेक्शन में डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कितना हो रहा है, 2 mm होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, समझ पा रहे हो। मतलब क्या हुआ कि इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, बोलो कितना, Q × E, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन अभी भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक ऐसे एंट्री किया है, यहाँ लोअर बॉटम साइड से एंट्री किया है। बोलो बात समझ पा रहे हो। यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, QE अपॉन M हो गया, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ 1 मीटर, 0.1 मीटर। समझ पा रहे बेटा। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किसी हाइट से यहाँ गुजर रहा था ना, यहाँ से ये पॉजिटिव करता वैसे आ गया, अगर ये नेगेटिव होता तो कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता कि नहीं करता, बोलो। और बोल भाई, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इलेक्ट्रॉन was moving something in this direction but it was deflected just because of the electric field into this direction, okay। and this deflection यानी कि y डायरेक्शन में जो h दिया गया है वो कितना दिया गया बेटा, गेमर ओपी कितना ही करूँगा, कितना दिया गया है, 2 mm दिया गया है, दिस इज व्हाट 2 मिलीमीटर। कब, जब वो 0.1 मीटर का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली वो कवर कर रहा है, ऐसे टाइम। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर Q अपॉन M का रेशियो पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा, A must be equals to how much, QE अपॉन M हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चूंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन मोशन की बात करना आप तुम, एक्सेलरेशन कितना है, ये है,
What is the initial velocity in y direction? 0. What is the distance traveled? 2 millimeter. 2 millimeter. ओके, a पता है, u पता है, s पता है, क्या आपको निकालना पड़ेगा? टाइम निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो यहाँ पर क्या पता है? u पता है 3 × 10⁻⁷, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है s, कितना? 0.1 मीटर। तो कितना टाइम ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, ये निकाल सकते हो। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो रहा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा इसको, तो t कैन, हाँ, t इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0.1, हाँ, 3 × 10⁻⁷। आगे इसको ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2 बना। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 रिलेशंस हैं, तो हम कह सकते हैं क्या सर? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², मतलब s कितना है? 2 मिलीमीटर है, 2 × 10⁻³ कौन जानता है इस गेम और ओपी को? कोई जानता है? कोई बच्चा जानता है इस गेम और ओपी कौन है? अफान हो सकता है, ठीक है, तो रेडी रहना। एग्जैक्टली वही चीज है। चलो देखते हैं गेमर ओपी कौन है। हेलो गेमर ओपी, ओपी शर्मा तो नहीं है कोई? बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अभी देखो यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो हम लोग अगर देखें s इज इक्वल टू u तो 0 है y डायरेक्शन में, हाफ a की वैल्यू कितनी है? QE/m, QE/m है ना, और इंटू t², तो t आपको यहाँ पर पता है, दैट इज 0.1 on 3 × 10⁻⁷ whole square. What we have to find out the ratio of E/m. E का मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा E, तो हमारे पास यहाँ पर E/m की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो Q/m कैन बी रिटन एज 4 × 10⁻³ माइनस में अपॉन क्या हो जाएगा? E × 0.1 3 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं E/m, चार्ज मास रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻14 अपॉन ई की वैल्यू है क्या? 18 पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻², बोलो, इंटू 10⁻²। इसे सिंपली कैंसिल कर दोगे, 9 से इसे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 10⁻11। चार्ज मास रेशियो कूलम पर केजी। ए बेटा समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए बेटा सवाल? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट वही था, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th का है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आया जाए। चलो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल। कह रहा क्या? एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड गेन्स सब स्पीड। अब जरा सोच के देखो बेटा कि कोई भी अगर आयुष्मान सैनी भैया तुम साइलेंट करो। मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाले टाइप का, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको फ्री कर दूं तो इधर मूव करेगा क्या?
बोलो भाई, नहीं करेगा। लेकिन किधर मूव करेगा? अगर यहाँ छोड़ा जाए है ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो वही कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड गेन सम स्पीड। स्पीड गेन कब करेगा? जब उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। बोलो भाई, स्पीड गेन तब करेगा जब उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। अब चूंकि उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ए कैन बी रिटन एज Q इंटू ई अपॉन एम। चलेगा यार? बोल। देख, तेरे पास E की वैल्यू पता है, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन दैट यू ऑलरेडी नो, एंड M की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। कह रहा गेन सम स्पीड, कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो कह रहा पहले फोर्स आप निकालिए। तो मैंने कहा चलो यार निकाल लेते हैं। E इंटू ई दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 न्यूटन पर कूलम। तो 1.6 × 10⁻17 न्यूटन हो जाएगा। चलेगा? ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 111 मीटर हाउ फास्ट डज इट रीच। मतलब ये कितना फास्ट मूव करने लगेगा? कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद बेटा? 111 मीटर। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्या निकालना है? v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है भाई? ई अपॉन एम, या फिर ई हम निकाल चुके हैं 1.6 × 10⁻17 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है? 9.1 × 10⁻31। जस्ट व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस क्या मिलेगा? लगभग 1.6 के आसपास ही आएगा। 1.8 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया ऑलरेडी 30, 17, 13 बचेगा। लगभग वो मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो u निकालना है, ये पता है, ये पता है, और कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बेटा? 1 मीटर। तो भाई क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया जाए। v² must be equals to u² plus 2as, so we will get the value v, that is √2as। ये बेटा समझ में आई बात ये सवाल का? चलो अब इस सवाल के बाद अगले क्वेश्चन पर हम फिर से वापस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा यार। चलो अभी ये सवाल जो तुम्हारे सामने है, ये सवाल में बढ़िया सवाल है। अब ये किस पर बेस्ड है कौन मुझे बताएगा? देखो जरा, कह रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ के बस मुझे बताया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी कि इक्विलिब्रियम, नेट और बेसिक, तीनों में से किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दैट इज दिस, Q2 दैट इज 31, ये 32 माइक्रोकूलम कर लेना इसको, 32, ठीक है। एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 इज 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो नेट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच में फोर्स पूछ रहा है। तो देखो इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करने से हमें कुछ और नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। जैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान लो हमारे पास एक चार्ज है, क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वैल्यू है क्या? Q1, और इसकी वैल्यू है क्या? Q2, ठीक है। इनके बीच में कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर अगर देखा जाए, P पॉइंट मान लेते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? इधर होगा, हेलो, E1। एंड Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? E2, ठीक। मतलब ये हुआ कि पॉइंट P पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। व्हाई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी द डिफरेंस ऑफ E1 एंड E2। डिफरेंस वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ? दोनों में से जो बड़ा होगा उसको से माइनस करेंगे अगर निकाला जाए। तो हमने कहा कि EP बराबर 0 कब हो सकता है? तुम कहोगे सर when E1 must be equals to E2 in magnitude, this must be the condition for being electrical field 0 in between the two positive charges।
बोलो भाई। ठीक है, अब ये चीज हमने कहा चलो अच्छा देख लेते हैं। मैंने कहा यार ये दूरी अगर मैं मान लेता हूँ क्या r है, और यहाँ से इसकी दूरी को मैं x मान लेता हूँ, और ये दूरी क्या बच जाएगा r माइनस एक्स। तो व्हाट मस्ट बी द कंडीशन, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x? तुमने कहा सर E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? यू विल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन दूरी क्या है भाई x स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज Q1 बाई Q। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन रिलेशन निकल के आता है। ये इसको अगर बहुत डिटेल में सॉल्व किया तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमें सिंपल सॉल्व करना चाहे x अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 बाई Q। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें, x की वैल्यू मिल जाएगी अगर Q1 Q2 दिया गया। जैसे अगर देखो यहाँ पर x अपॉन r माइनस एक्स की बात कर रहा है, और ये कह रहा है क्या Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, और ये कितना दिया गया 32 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन हमेशा ऐसा दिया जाएगा जो कट जाए आंसर, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 बचेगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ तो तुम्हें कह रहा है कि एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 से कितने दूरी पर 16 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, x दिया गया, x का दिया गया है, x दिया गया है। देख 16 अपॉन r माइनस एक्स, पूछ क्या रहा है, r ही तो पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो r माइनस 16 मस्ट बी इक्वल टू प्लस ऑफ x, r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 64 प्लस 16 दैट इज 80 सेंटीमीटर। सिंपल है ना यार। ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर तुझे मिल गया, लेकिन अब इसकी एनालिसिस कर और देख कितने सारे सवाल इसमें बन सकते हैं, कितने सारे सवाल, और डायरेक्टली इन सवालों का जवाब तुझे मिलता रहेगा। ठीक है, हटाऊं मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब अब हटा ही दो। हाँ, अब देख हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया भाई, Q1 आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या था, Q2 था। ठीक है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है P will always lie or be near the smaller charge। छोटे वाले चार्ज के क्या होगा, काफी करीब होगा। अब ये कैसे समझ में आ रहा है, हमने कहा ये पॉइंट P था और यहां से यहां तक की दूरी तू x मान रहा है, मान ले, चल मैं इसको बोलूँ भाई, चलेगा। अभी भी हम लोगों ने क्या निकाला था, x अपॉन r माइनस एक्स मस्ट इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। ओके, या फिर हम x की जगह तो x रखेंगे, नीचे क्या रख सकते हैं भाई, Q1 बाई Q2। हेलो, हमने कहा क्या, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट Q1 बाई Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। बोलो, या फिर हम Q1 बाई Q2 अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और x में मस्ट बी ग्रेटर देन 1। मतलब अगर Q1 बड़ा है तो उससे ज्यादा डिस्टेंस पर और Q2 के से कम डिस्टेंस पर ही वो न्यूट्रल पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, तो उसके काफी क्लोज, जो छोटा चार्ज होगा उसके क्लोज न्यूट्रल पॉइंट आपको हमेशा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? मैथमेटिकल रीजन तुम्हें समझ में आ गया, बट अगर थ्योरेटिकली समझे तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Q1 ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बराबर करना है, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, Q और दूरी पर ही तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर देख चार्ज ज्यादा है तो दूरी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का रेशियो बैलेंस होकर मिलेगा E के बराबर, क्योंकि यही E किसके बराबर है,
दूसरे वाले चार्ज और वाई स्क्वायर के बराबर। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट ये भी और मिलता है। वो रिजल्ट क्या मिलता है, देखो जरा समझना कि Q1 का जो क्षेत्र होगा, मतलब Q1 की जो फील्ड होगी, फील्ड रीजन होगा, वो ज़्यादा दूर तक होगा। मतलब इसका जो प्रभाव है ये इतनी दूरी तक है, डिस्टेंस। और जबकि Q2 का जो रीजन है वो क्या है, छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ऑब्वियस सी बात है, यही तो मतलब निकला हमारा। बोलो समझ में आया ना बेटा? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। क्या एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, आप क्या करोगे? और मैंने कहा क्या, पॉजिटिव जो है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, दैट विल नेवर लाई इन बिटवीन A एंड B। वो A और B के बीच में कभी लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जरा एक बार ट्राई करके देखो। मान लो P पॉइंट है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दैट विल बी E1, while Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल आल्सो बी इनटू द सेम डायरेक्शन, दैट विल बी E2। बोलो, तो यहां पर तो नेट फील्ड हमेशा क्या होगा, एडिशन में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, या तो इस रीजन में या तो इस रीजन में। समझ पाए? अब मैंने कहा Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 क्या है, Q2 से बड़ा है, तो किसकी तरफ मिलेगा, A की तरफ मिलेगा या B की तरफ मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा कि इस रीजन में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नियर द स्मॉलर चार्ज, विच वन इज स्मॉलर? अब देखो यहाँ पर सोचो, Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की y है, ये छोटी दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। बोलो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो अवे होगा, E1 इधर होगा और E2 इधर होगा। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0 एट दिस पॉइंट। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है E1, और जबकि माइनस वाले की वजह से इधर होता है, इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E2। लेकिन चूंकि माइनस में ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड कम है और दूरी भी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कम हो जाएगा। क्यों, ये तो कम है ही है, और दूरी जो y है उसको और बड़ा कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ाएगा और ये भी कम करेगा, तो अल्टीमेटली E की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी कि नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ये समझ में आया कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज लाई, POINT विल ऑलवेज लाई, कहाँ पर लाई करेगा भाई, ऑलवेज लाई नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है। सेकेंड, इफ Q1 इंटू Q2 मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि बोथ आर सिमिलर चार्ज, तो P कहाँ लाई करेगा, बिटवीन द चार्जेस। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 यानी कि दोनों क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, है ना, तो क्या होगा, इन बिटवीन नहीं लाई करेगा, ईदर साइड ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये बेटा समझ पाए इतनी बात। इसको मैं बहुत बढ़िया सवाल पूछने वाला हूँ तुमसे, तुम्हें मजा आ जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया, क्वेश्चन दिया गया क्या कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस -2 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, देयर आर 3 रीजन्स A, B एंड C। ठीक है, ये 3 रीजन है, ये पॉइंट चार्जेस हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट, ऑप्शन दे दिया गया A, B, C, D। A, B, C either at A or C. Which answer must be correct? It is B. Okay.
और किसी का जवाब मुझे चाहिए? सभी लोगों का जवाब चाहिए, बताओ। बोलो भाई, समझ आ रही बात? बी सही होगा? बी होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि दोनों नेगेटिव है और सिमिलर चार्ज है, तो बिटवीन द चार्ज होगा, ये बात तो फिक्स्ड है, तो सीधी सी बात है बी पर होगा। ओके, अब यही डील करता है क्या, यही जो चार्जेस हैं यही डील करते हैं किसके साथ? फील्ड लाइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये डील करते हैं। कैसे डील करते हैं जरा देखो। हमने कहा क्या कि एक चार्ज है क्या यहाँ पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी क्या दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, पहचानना है Q1 इज लेस देन Q, ये है क्या Q1 और ये क्या है, ठीक। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ड्रॉ करना मैं सिखा रहा हूँ। देखो, चूंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, किसके पास होगा, Q1 के पास या Q2 के पास? न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन होगा या इधर साइड होगा? इन बिटवीन, नियर द Q1, मतलब हमने कह दिया क्या Q1 के पास न्यूट्रल पॉइंट होगा। एंड इफ वी ड्रॉ द डॉटेड इमेजिनरी लाइन, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ये जो Q1 पर है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है A डैश B डैश की, ये हेल्प करेगी आपको फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने की। मतलब इससे ये समझ में आता है क्या कि जो Q2 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी जो फील्ड लाइन्स हैं वो ज़्यादा दूर तक इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पर जो फील्ड लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे, और समझ में आ रहा है? ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अरे एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। हेलो, पढ़ा रहा हूँ। 9 o'clock। गड़बड़ी में क्या कर दी यार, गड़बड़ी क्या कर दी बताओ, तो मुझे बताएगा। Q2 माइनस होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, सिचुएशन तो हमने पॉजिटिव के लिए है ना, तो ड्रॉ उसी तरीके से करेंगे कि पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव तो थोड़ी खत्म होंगी। तो ये क्या होगा, जो फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ से नो डाउट निकलेंगी Q1 से, और ये ऐसे बेंड हो जाएंगे इस लाइन से, ठीक है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगे यहाँ पर, कम, जबकि यहाँ पर जो लाइंस निकलेंगे वो कहाँ से जाएंगे बेटा, यहाँ आगे दूर तक। क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। आर यू गेटिंग दिस? और इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी उनका नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझिए बेटा, और सबके सब क्या होंगे, ऐसे होंगे। यहाँ पर डायरेक्शन आप लोग करोगे। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्जेस, चाहे जो भी हो, है ना, बस उनके मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे। मैग्नीट्यूड अगर जैसा है उसके हिसाब से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर यही क्या होता, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव Q1 होता, और क्या होता बेटा, इससे दूरी जो थी इसकी, है ना, Q2 की, वो नेगेटिव होता। Q2 क्या होता, नेगेटिव। लेकिन Q2 ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक, Q2 क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो Q2 अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, है ना, जैसे यहाँ पर Q1 क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर नेट फील्ड 0 होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर फील्ड लाइंस भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो, यही डिसाइड करके कि किसका फील्ड रीजन कम होगा। फील्ड रीजन इसका कम होगा, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी और कहाँ खत्म होंगी, यहाँ पर। लेकिन टर्मिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ पा रहे हो भाई? ये लाइन्स तो यहाँ पर जाएंगी, प्लस चूंकि पॉजिटिव है यहाँ लाइन ड्रॉ मत करना, क्योंकि फील्ड लाइन्स यहाँ पर 0 होगी नेट फील्ड। समझ गया?
और ये बेटा समझ पा रहे हो ना ये सारा केला? लेट हो गया, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है। हाँ बोलो बेटा। तो हमें भेज के क्या करोगे? अच्छा ठीक है, भेज देना, हमें बता देना, ठीक है। चलो पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बारे में। आ जाता हूँ, भेज देना तो मुझे बता दूँगा। क्लियर है भाई? इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जरा सोच, तेरे सामने कहानी ऐसी सी होती कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये जितना है उतना ही ये भी है, तब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है बेटा? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब लाइंस ड्रॉ करोगे तो दोनों क्या होंगे? इक्वली होंगे, ठीक। समझ पाए? मतलब लाइंस पूरे ऐसे से क्लियर है भाई? अगर यही एक पॉजिटिव होता और यही क्या होता बेटा? एक नेगेटिव होता। ये क्या हो गया? डाइपोल की कहानी हो गई ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर जो लाइंस चलेंगी वो क्या चलेंगी? बिल्कुल बराबर, किसी की तरफ कुछ भी ज्यादा या कम नहीं। वहां पर देखो, हम लोग यहाँ था तब ऐसे कर देते थे, ऐसे करते थे ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ गया ना बेटा? ये हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को ये चीज क्लियर हो रही है, हेल्प मिला इससे। चलो अब एक सवाल आया था, जेई का सवाल है ये, वो भी एडवांस का, 2010 में आया था, ठीक है। जब मैं जेई में अपीयर हुआ था पहली बार 2010, 12 के जस्ट बाद। और ये टाइम ऐसा हो गया था कि मतलब 3 घंटे काटना भाई मतलब बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जेई का पेपर देने के 6 घंटे का पेपर तब होता था, 2 पेपर होते थे उस समय। तो मेंस अलग वो नहीं होता था, एक ही पेपर होता था। AIEEE का अलग पेपर होता था, AIEEE। तो उसमें एक सवाल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर क्वेश्चन ये था, इफ Q1 into Q2 is greater than 0 and mod of Q1 is less than mod of Q2 are placed at some distance, ठीक है, या फिर इसका ऑपोजिट था शायद। और उसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक Q1 था और यहाँ पर Q2 था, 4 ऑप्शन दे दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर करेक्ट। ये Q1 है, ये Q1 है, और कुछ ऐसा दिया गया। उसके बाद यही है क्वेश्चन क्या दे दिया गया था यहाँ पे? अब यहाँ पर डायरेक्शन भी दे दिया था। और यहाँ पर डायरेक्शन था ऐसा। और MCQ में मोर देन 1 करेक्ट ऑफ आंसर था। ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, सी था, डी था। आंसर आपको बताना था A, B, C, D में से। ऑप्शन पहला था क्या?
ए एंड सी, दूसरा ऑप्शन था बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन था सी एंड डी, और चौथा ऑप्शन था क्या, ए बी सी एंड डी। और बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन आंसर सही? सी। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है। सी और डी दोनों आंसर क्या हो सकते हैं इसके, सही हो सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या मेंशन कर रहा है कि बोथ आर सिमिलर चार्जेस, बट ये नहीं मेंशन कर रहा कि सिमिलर में दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए Q1 और लेस देन Q2, ये मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और Q1 का चूंकि मैग्नीट्यूड छोटा है इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसकी क्या होंगी, डिमिनिश्ड होंगी, और जबकि Q2 की क्या होंगी, ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर है? तो ये सवाल पूछा गया था उस टाइम पे, और उस सारे सवालों में से केवल एक सवाल मेरा तुक्के से सही हुआ था, और पहली बार एहसास हुआ था कि हाँ किसी एग्जाम में फेल होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसी साल जिस साल तुम्हें ये पता चले कि भाई तुम मतलब 12th का बोर्ड टॉप कर रहे हो, और जेई के एग्जाम में तुम फेल लिख कर आ रहे हो, है ना, उसमें फेल लिख कर आए। जैसे तुम कभी भी फेल्ड वाला केस नहीं तुमने देखा होगा कभी, मतलब जो फील हो कि एक ऐसा बच्चा जो हमेशा ये लगता है कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, और अचानक क्या होता है कि जब वो जेई का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट देने आए और उस पर ऐसे लिख कर आए, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड, मतलब यू इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। उस टाइम तुम्हें कैसा फील होता है तुम सोचना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि फेल होने का क्या मजा है वो देखने को मिलता है। हाँ उसके बाद सही कह रहे हो, दिल से बुरा लगता है, और उस दिल से बुरा लगने को कैसे लेते हो ये भी बहुत मैटर करता है ना। उसको अगर ढंग से ले लोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो एक्चुअली बोर्ड की जो पढ़ाई होती है, केवल बोर्ड की जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग तुम्हें मतलब फिर भी काफ़ी हद तक लेकर जाते हैं कि तुम्हें थोड़ा कंपटीशन का टच मिले, क्योंकि बोर्ड भी वैसा हो गया है। पहले जो बोर्ड हुआ करता था लाइक यूपी बोर्ड या फिर जितने भी बोर्ड्स थे, तो ये सब क्या करते थे, केवल और बोर्ड में टॉप करना सिखाते थे। कैसे तुम टॉप करोगे, तुम्हें फिजिक्स आती है कोई मतलब नहीं है, लेकिन टॉप करोगे ये तुम्हें सिखा देंगे टीचर्स। तो वही कहानी हमारे साथ भी थी कि हम बस टॉप करना सीखे थे कि वही सब रट लो, यहीं से आएगा, मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें उसके वो भी पता होते थे ऑप्शन कौन से होंगे, कि इसकी जगह पर क्या आंसर आ सकता है, मतलब क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इंसान तो टॉप करेगा ही, लेकिन जब तैयारी करने पहुंचे एग्जैक्टली तब आइडिया लगा कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ है, मतलब फिजिक्स में फील हो सकता है ना, यू कैन फील द फिजिक्स। उसके बाद से फिजिक्स में मजा आना शुरू हुआ जब टीचर बताना शुरू किए, फील कराना शुरू किए। इसीलिए अभी तुम लोगों को तो बहुत बेसिक लेवल पे ले चल रहे हैं, थोड़ा और हायर लेवल पे तुम लोग चल सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन तो हो गया ना। एक और सवाल है तुम्हारे सामने यहाँ पर, हमारे पास भी टाइम है ना बेटा, कितना टाइम बचा है? चलो 15 मिनट, बहुत आराम से हम बहुत सारा सवाल कर सकते हैं 15 मिनट में। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है ओके क्या ही करूँगा, अभी दिख रहा है? अभी देखो तुम्हारे सामने ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखो, कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लोग मुझे बस ये बताओ कि किस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, नेट फोर्स निकालने पर बेस्ड है या फिर इक्विलिब्रियम पर है। कह रहा इन द फिगर 3 इक्वल चार्जेस Q1, Q2, Q3 दे ऑल आर इक्वल आर लोकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ I कैप J कैप एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर निकालना है। तो एक Q3 है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है, और ये भी कितना है +4 माइक्रोकूलम, सुपर पोजिशन है, वेरी गुड। अब जरा सोचो यहाँ भी ये भी कितना है +4 माइक्रोकूलम। कितना आसान सवाल है, बिना पेन उठाए तो आराम से आंसर दे सकते हो, है ना। बताता हूँ कैसे। अब जरा सोच, हमारे पास यहाँ पर तीनों हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सुपर पोजिशन अप्लाई करने के लिए, स्टेप 1 सारे फोर्सेस को अप्लाई करते हैं या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अप्लाई करेंगे। Q1 की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई, इधर होगा, E1
बोलो E1 की वैल्यू क्या होगी, K Q अमाउंट सेम ही है, और ये दूरी R मान लेते हैं, ये भी R होगी, ये भी R होगी, अपॉन R स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, आई कैप में होगा। ठीक है, तो Q3 की वजह से किधर होगा, माइनस आई कैप में होगा, और E2 होगा, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो E2 कितना हो जाएगा, E3 कितना हो जाएगा, वो भी तो KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। देख कहानी तो ऐसी है ना कि 2 प्लस Q और प्लस Q चार्ज रखते हैं, नेट फील्ड यहाँ पर कितना होगा सेंटर पे, सेंटर पे तो 0 हो गया, मतलब भाई साहब 1 और 3 के रहने का कोई मतलब नहीं निकल के आया। क्लियर है, हम देख के बता सकते हैं इसको। अब मेरे पास बचा कौन, Q2। Q2 किधर फील्ड अप्लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। मतलब तेरे पास कहानी कुछ ऐसी है कि एक ऐसा इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 53 डिग्री। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी भाई, तो E की वैल्यू भी उतनी ही होगी। क्यों, KQ अपॉन R स्क्वायर। वजह क्या है, क्योंकि K भी उतना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q कितना है 4 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी R है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10 टू द पावर -4। सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस सिंपली ना, 4 के 12 4 से 24 9 24 36, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 9 4 13 6 6 12 7, 0.25 10 टू द पावर 7, और वी कैन से 2.5 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम मिल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट। हाँ बोलो बेटा। अच्छा डायमीटर है ना यार ये, तो फिर यहाँ पर ये नहीं आएगा, समझे, ये 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब E की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कह रहा है आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। तो जरा मुझे बताओगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, इसे क्या बोलेंगे EX कंपोनेंट, दैट इज E cos 53 होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा EY दैट इज E sin 53। क्या तो मुझे बताओ 53 की वैल्यू cos 53, अगर ये 53 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो 3/5 है ना, 3/5 E, और ये कितना हो जाएगा 4/5 E। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, EX आई कैप माइनस क्या हो जाएगा EY जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्या 3/5 इंटू 10 टू द पावर 7 आई कैप प्लस सॉरी माइनस 4/5 10 टू द पावर 7 जे कैप। क्लियर है, तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। प्रैक्टिस में आ जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी, देख देख सवाल का आंसर कर सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये बेटा समझ में आ गया ना सबको, बोलो। चलो अब देखो हमारे सामने एक और सवाल है, प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 को देखो, ये प्रॉब्लम कोई बहुत विशिष्ट और बहुत ऐसा सवाल नहीं है जो हम लोग ना कर सके। कह रहा है क्या, एज शोन इन फिगर द चार्ज Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ द लोअर साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 10 है, ये 6 है, तो मुझे ये बताओ कितना होगा A से D। चलो अब देख रहे हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कह रहा है क्या, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना।
तो तुम मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कब मिल सकता है? सोचो, मान लो अगर दो के दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? या तो इधर होगा इन दोनों डायरेक्शन में, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकता है ना बेटा E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकता है, तो इसका सुपर पोजिशन कराओगे तो यहाँ मिल जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, तो ऐसे केस में तो हो नहीं सकता। अगर दो के दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता? एक इधर हो जाता और एक इधर हो जाता, तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलता। और मिलना किधर है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहिए तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें अब सोचना पड़ेगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो जरा सोच, अगर Q1 पॉजिटिव हो, Q1 पॉजिटिव हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा और E1, और ये अगर कैसा हो, नेगेटिव हो, तो E2 इधर मिलेगा। तो जरा सोच के देखो, E1 जो हो जाएगा और E2 जो हो जाएगा, आई थिंक दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूरी सेम है। देख, ये भी 10 है, ये भी 10 है ना भाई? तो वो कितना हो जाएगा? E, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? KQ। अच्छा, लेकिन चार्जेस अलग अलग है बेटा, तो दोनों बराबर तो नहीं होंगे, दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो E1 मस्ट हैव वैल्यू KQ1 अपॉन R², और E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? KQ2 अपॉन R²। ठीक, अब चूंकि यहाँ 10 है ये और ये 6, देखा जाए तो अगर E1 को दो पार्ट में डिवाइड करो और E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? सोचो, कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, ठीक, और ये एंगल तुम निकाल सकते हो क्या? देखो, ये वाला एंगल, ये भी वही होगा? नहीं, ये वाला होगा। ठीक है, बोलो भाई, ये एंगल और ये एंगल आपको पता है ना, सेम होगा, इसको हम थीटा मान लें। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो ये बेटा, समझ पा रहे? दोनों एंगल थीटा होगा। E1 का एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, दैट इज E1 cos थीटा, और E2 का एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, E2 cos थीटा। दूसरे कंपोनेंट्स कहाँ मिलेंगे दोनों के? इस डायरेक्शन में, दैट इज E1 sin थीटा और प्लस E2 sin थीटा। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है क्या? E1 प्लस E2 sin थीटा। आर यू गेटिंग दिस? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हो कि नहीं तुम लोग? अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे लगा तुम लोग गायब हो गए। एक तो कंडीशन ये मिल गई हमें, और दूसरी कंडीशन हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी भाई? E1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? E2 cos थीटा। क्योंकि ये वैल्यू 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए। बोलो, तो ये थीटा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा भी वही चीज़ है। cos थीटा sin थीटा बराबर है, तो E1 E2 बराबर होना चाहिए कि KQ1 R² बराबर KQ2 R²। ये सब कैंसिल हो गया, तो क्या Q1 मस्ट बी इक्वल्स टू Q2। एक तो कंडीशन यहाँ से मिल गई, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो E नेट तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? 7.2 10 टू द पावर 4। आई कैप का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, एक्स डायरेक्शन में, उससे कोई लेना देना है नहीं। E1 और E2 को अगर जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, KQ अपॉन R² प्लस KQ अपॉन R², क्योंकि अब दोनों बराबर हो चुके हैं ना। और साइन थीटा को क्या बोलोगे बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8/10। 8/10। क्या तुम सिंप्लीफाई करके Q की वैल्यू निकाल सकते हो? इज इक्वल्स टू K 2K अपॉन R² इंटू Q इंटू 8/10। अब बता, Q निकल आएगा 7.2 10 टू द पावर 4
इंटू 10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। इस r को हमने क्या ले लिया 0.1 मीटर। ये ट्रांसफर हो गया उधर, मुझे होता है 8 और इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। एक क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता। तो इस तरीके से हम लोग Q1 Q2 की वैल्यूज भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बोलो क्या अब तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर में, क्वेश्चंस में? ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें उसमें तुम्हारे बुक्स में भी दिए होंगे। आज प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस पर, आराम से इन क्वेश्चंस को करो। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं? नो सर, 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। ये हालांकि ये सवाल तो करा ही चुका हूँ, अभी भी कराया हूँ। और द बॉब ये वाला सवाल सॉल्यूशन हट गया बेटा, रिकॉर्डिंग में देखना। अभी मैं ग्रुप अभी अपलोड करके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? अभी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अब देखो ये हमारे पास एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, इसको कर लो, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, समझाऊंगा बस, तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा बस। इस क्वेश्चन को समझना है। कह रहा द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज 5 कूलम। 5 कूलम दिया है। इट इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्चुअली यूनिफॉर्म एंड देयर इज अ पेंडुलम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो पेंडुलम भाई साहब ऐसे होते, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होते mg और ऊपर टेंशन T लग रहा होता। क्योंकि फील्ड आया तो इस पर एक फोर्स लगा, कितना? Q इंटू E के बराबर, इसलिए अब इनका जो पोजीशन हो गया वो ऐसे हो गया। इधर लग रहा है QE, इधर लग रहा है mg और इधर लग रहा है टेंशन। ये बेटा समझ पा रहे हो? थीटा है। क्या ये बिल्कुल वैसे इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है जैसे दो पेंडुलम, दो बॉब थे एक साथ, है ना? एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज, वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाए? सिंपल, T cos थीटा और ये हो गया क्या? T sin थीटा। ठीक है, तो T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg और T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू T sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू QE। थीटा निकालना है, tan थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? QE अपॉन mg। आंसर आ गया, बोलो बात समझ में आई? सेम क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा और सभी लोगों के लिए ये चैलेंज है। सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए, बस सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए। ये एक चैलेंज है सभी लोगों के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम केस देयर, ओके, एंड दिस इज अ पेंडुलम which is hanging at this, something like that, making an angle 45 degree with this, ठीक, ऐसे यहाँ पर 45 डिग्री पर। इसका मास m है, इसका चार्ज q है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द टेंशन फोर्स? T की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, A, B, C और D। 2mg √2 mg mg by √2 2 √2 mg। इस सवाल का जवाब सभी लोग मुझे फटाफट भेज दो। और आज के लिए इतना ही, फटाक से इसका आंसर मुझे चाहिए, फाइनल आंसर बी। चलो, और कोई लोग मुझे आंसर भेजो, मुझे चेक करना है। एक सेकंड रुको, आंसर अभी देखना, चेक कर लो भाई। 2 mg, एक आंसर आ रहा है 2 mg। लेट मी चेक, 2 mg।
डी होगा। फिर से देख लो एक बार बेटा, चेक कर लो, मतलब तसल्ली के साथ आंसर दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे सभी लोग, फटाफट मैसेज करो, देखता हूँ मैं। बी ऑप्शन √2ng, बी ऑप्शन, चलो बढ़िया सलोनी। ये बेटा कुशाग, म्यूट कर लो मेरी आवाज़। चल भाई जल्दी बता मुझे, सही जवाब है कुछ लोगों का बिल्कुल। देखो यार कुछ है नहीं इसमें, बस केवल और केवल क्या है, देख mg यहाँ पर है ना, qe यहाँ पर लगेगा, टेंशन यहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ देख t cos 45 कर और यहाँ कर ले क्या t sin 45, ठीक है, तो चाहे वो t cos 45 हो, वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, और t sin 45 किसके बराबर हो जाएगा, q into e के बराबर हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल दैट वी कैन गेट द वैल्यू t cos 45 इज इक्वल्स टू mg, तो t मस्ट बी इक्वल्स टू √2mg, सिंपल, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाता अगर ऐसा बोल देता, इफ दिस इज एट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल समझ आ गया ना सभी लोगों का। इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं था, तुम लोगों को डरा देते, तुम लोग रोने लगते हो। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना।